20 डेज इकोनॉमिक मास्टर प्लान में आज हमारा है डे 2। हम यहाँ पे जो अपना डिमांड का चैप्टर रिवाइज कर रहे थे उसी के अगले पार्ट को लेके आए हुए हैं। ठीक है, हमारा अभी तक जो पार्ट हो गया था वो कहां तक हो गया है, डिमांड का फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिमांड के फंक्शन से आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, यहाँ पे अदर थिंग रिमेन्स इक्वल मानी जाती हैं। ठीक है, अब अदर थिंग्स रिमेन इक्वल क्या है, प्राइस को छोड़ के जितने भी हमने डिटरमिनेंट अभी तक पढ़े हैं अपनी प्रीवियस क्लास में, वो सारे डिटरमिनेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो रिमेन्स अनचेंज रहेंगे। दूसरा क्या है कि जो लॉ है हमारा ये कहता है जब भी डिमांड इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, और जब भी प्राइस इंक्रीज होगा यहाँ पे डिमांड हमारी डिक्रीज होके चलेगी। यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं ये आपके कीवर्ड्स हैं, आप इनको अपनी डेफिनेशन लिखते समय जरूर इंक्लूड करिएगा। ठीक है, डिमांड लॉ ऑफ डिमांड में हमारे कुछ अजम्पशंस जो हमने अभी बोले वो यहाँ पे क्या क्या है, तो हमने अभी आपको बताया कि प्राइस को छोड़ के बाकी सारे डिटरमिनेंट अनचेंज होने चाहिए। तो यहाँ पे सारी अजम्पशंस हमारी उसी पे बेस्ड हैं। नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस, या हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा जा रहा है। नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज एंड नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में भी चेंज यहां पे नहीं आया है। ठीक है, तो जी हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी को डिनोट करता है। इसके बाद हमारा डिमांड शेड्यूल है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। डिमांड शेड्यूल दो तरीके का होता है, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि हमारा यहाँ पे हम एक कमोडिटी को लेते हैं और उसमें हम ये चेक करते हैं, ये पहली चीज तो हमारा टेबुलर फॉर्म होती है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में हम यहाँ पे एक ही कमोडिटी को कंसीडर करके चलते हैं, और वो कमोडिटी कैसे होती है, प्राइस हमारा मान लीजिए एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, मैं यहाँ पे कहता हूँ 100 रुपीज जब प्राइस था तो हम उसकी एक यूनिट खरीदते थे, मतलब एक यूनिट परचेस करते थे। जैसे ही प्राइस थोड़ा सा कम हुआ हमने 2 यूनिट परचेस कर ली, और प्राइस इसी तरह से जैसे प्राइस कम होता जा रहा है हम अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज करते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल है। इसमें हम सेम प्राइस पे दो अलग अलग कमोडिटीज का देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी ए और बी। ठीक है, अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी ए, जो ए इंसान मतलब 2 इंसान यहाँ पे होंगे, और हम इंडिविजुअल्स को यहाँ कंसीडर नहीं करते, मार्केट को कंसीडर करते हैं। तो हमने 2 लिया है, मार्केट मतलब हम कई सारे इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करके अपना एक डिमांड बनाते हैं कि पूरा मार्केट क्या, इंडिविजुअल्स को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। इंडिविजुअल बहुत सारे होते हैं और उनको जब हम एक साथ कवर कर लेते हैं तो हम यहाँ पे मार्केट डिमांड की बात कर रहे होते हैं। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या है, 100 पे ए। ठीक है, ए कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी, सेम कमोडिटी रहेगी, तो ए उसकी 1 यूनिट लेता है, बी 2 यूनिट लेता है। 90 पे ए यहाँ पे 2 यूनिट ले रहा है, बी 3 यूनिट ले रहा है। 80 रुपीज पे 4 और 5, और 70 पे 6 एंड 7। ठीक, तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों सेम कमोडिटी का अलग अलग क्वांटिटीज यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। बट जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो हमें इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे मार्केट की डिमांड कैसे आएगी हमारी, हम ए और बी को ऐड कर लेंगे। इस तरीके से हमारी ये मार्केट डिमांड का शेड्यूल अगर बनाना है तो वो टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से बन जाएगा। और अगर हम बोले कि ये है क्या, तो ये हमारी मार्केट डिमांड है। आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये पोर्शन हम लोगों ने पहले क्लास में कंप्लीट किया हुआ है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे आते हैं डिमांड कर्व्स। अब डिमांड कर्व्स कौन से होते हैं तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए, जो ये इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का हमने शेड्यूल बनाया, शेड्यूल हमेशा टेबुलर फॉर्म में होता है और कर्व्स हमेशा हमारे डायग्रामेटिकल या ग्राफिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो डिमांड कर्व्स भी होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व। हम इन्हीं डिमांड कर्व को इन्हीं टेबुलर फॉर्म से क्रिएट करके बनाएंगे। ठीक, और हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैं पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करता हूँ। तो हम 100 पे कितने यूनिट ले रहे हैं, 1 यूनिट। तो हमें 100 के सामने 1 यूनिट पे 1 पॉइंट लगा लेना है। ठीक है, दूसरा 90 पे हम कितना ले रहे हैं, 2। तो हमने 90 के सामने हमें 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आएगा। तीसरा हमारा कहां पे आएगा, 80 पे हम 4 यूनिट परचेज कर रहे हैं, तो 80 हमारा ये है और इस पे हम 4 यूनिट परचेज कर रहे हैं। फिर लास्ट में 70 है, 70 पे हम 6 यूनिट परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा 70 के सामने और 6 यूनिट्स हम परचेज कर रहे हैं। इस तरीके से जब हमारे सारे पॉइंट बन जाएंगे तो हमें इन सारे पॉइंट्स को लाके मिला देना है, और ये हमारा
इंडिविजुअल डिमांड कर्व यहाँ पे बन जाता है। आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, बहुत इजी होता है, आराम से आप बना सकते हैं, 2 या 3 मार्क्स का आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मार्केट डिमांड कर्व में हम क्या करते हैं, तो हम सिंगल यूनिट्स को कंसीडर नहीं करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी दोनों की यूनिट्स जो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है वो यहाँ पे देखेंगे। तो 100 पे 3 यूनिट कंज्यूम हो रही है, तो 100 पे हमने 3 यूनिट कंज्यूम करी, तो यहाँ पे 3 पे पॉइंट आ गया। जैसे ही हमने देखा 90 हुआ, प्राइस यूनिट हमारी 5 हो गई, 90 के सामने हमारी यूनिट्स जो हैं वो 5 यूनिट हो गई। फिर जैसे ही 80 पे आए, हमारी यूनिट कितनी हो गई, 9, तो हमने 9 देखा, और हमें 80 के सामने 90, हाँ ये थोड़ा सा 9 का, हाँ ठीक है, और जैसे 80 के सामने आए, हमने देखा 80 के सामने 9 यूनिट यहाँ पे कंज्यूम हो रही हैं, 9 यूनिट हमारी इस जगह पे आएंगी। ठीक है, और लास्ट हमारा 13 यूनिट है, लास्ट 13 यूनिट हमारा 70 पे आ रहा है, 70 हमारा इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, अब इस कर्व को हम जब ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व हमारा तैयार है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे कर्व्स को एग्जाम में भी क्रिएट करके दिखाना होगा। आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा, ठीक है, आप इजीली उस पे बना देंगे। मैंने आपको बस ये बताया है कि इसको हम क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, और ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप। अब ये तो आपको पता होगा कि डिमांड कर्व हमारा हमेशा डाउनवर्ड स्लोप में आता है। ठीक, अब ये डाउनवर्ड स्लोप का रीजन क्या क्या हो सकते हैं, डाउनवर्ड स्लोप क्यों होते हैं, कभी भी डिमांड में डाउनवर्ड स्लोप क्यों होते हैं, तो हमने देखा कि रीजंस क्या क्या हैं। सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए, अगर आपको अच्छे से याद हो तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि हर नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल गिरता रहता है। हर एक नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे हमारा सेटिस्फैक्शन गिरता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि किसी भी एक पर्सन को बहुत तेज भूख लगी हुई है, तो जैसे ही पहली बाइट वो कंसीडर करेगा, फर्स्ट बाइट में उसको जिस लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो नेक्स्ट बाइट में नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बाइट में उससे थोड़ा सा कम होगा, उसके नेक्स्ट बाइट में और कम, उसके नेक्स्ट बाइट में और कम, और एक पॉइंट आएगा जहां पे उसका टोटल सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में भी जा सकता है। तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये मैंने की पॉइंट्स यहाँ पे मेजर करे हुए हैं। आप इन की पॉइंट्स को अपने एग्जाम्स में जब शो करेंगे तो ये आपको अच्छे खासे मार्क्स टीचर इसमें पे देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम जो है वो आपसे कीवर्ड कंसीडर करता है। अगर आप उसको कीवर्ड देंगे, अपने एग्जामिनर को कीवर्ड देंगे, तो वो आपको मार्क्स बहुत अच्छे से देगा। ठीक है, और थोड़ा सा फोन साइड रखिए। ठीक है, समझिएगा ये सब चीजें आपके लिए ही है ना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना बंद करिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक, एग्जाम थोड़ा सा दूर है, बट धीरे धीरे हम लोग सारा रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनकम इफेक्ट भी यहाँ पे आता है। इनकम इफेक्ट्स जो होते हैं ये भी है कि रीजन हमारा डाउनवर्ड स्लोप क्यों जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो यहाँ पे होता क्या है कि इनकम इंक्रीज होते ही हम अपनी डिमांड को भी इंक्रीज कर देते हैं एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल पे भी। तो इसलिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल पे भी इनकम हमारी अगर बढ़ी है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, और अगर इनकम डाउनवर्ड जा रही है मतलब इनकम गिर रही है तो हमारी डिमांड भी कम हो जाती है। तो ये हमारे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होता है। ठीक, उसके बाद डिमांड स्लोप है, सॉरी, जो कि डाउनवर्ड होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी यहाँ पे आता है। ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ाया है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है कि अगर कोई इंसान कॉफी पीता है बट चाय के प्राइस मतलब टी के प्राइस अगर कम हो जाते हैं तो वहां पे कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी और टी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कॉफी की डिमांड तो कम हुई ना, तो ऐसे इफेक्ट्स की वजह से भी हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप्स में कंसीडर किया जाता है, डाउनवर्ड स्लोप जाता है। इसके बाद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर हमारे इंक्रीज होंगे तो भी हमारी डिमांड बढ़ती है, और हमारी डिमांड बढ़ेगी तो हमारा डिमांड कर्व अपने आप डाउनवर्ड स्लोप में जाएगा। देखिए ना, जितनी जितनी डिमांड बढ़ती जा रही है हमारा डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है या नहीं जा रहा है, कहीं पे भी आप देखिए डिमांड बढ़ रही है तो हमारा जो ये डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप में ही जाता है। ठीक है, उसके बाद सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी। अगर एक ही कमोडिटी के बहुत सारे सेवरल यूजेस है, इसमें मैंने आपको अगर याद होगा यूटेंसिल्स का एग्जांपल दिया था कि अगर मेरी एक शॉप है और मैं वहां पे स्टील के सारे यूटेंसिल्स बेचता हूं, चाहे वो प्लेट हो, ग्लास हो, ठीक है,
और जग हो, ठीक है, अलग अलग तरीके के। तो अगर उनकी डिमांड बढ़ेगी तो मेरे पास स्टील की डिमांड बढ़ जाएगी, और जैसे ही स्टील की डिमांड बढ़ेगी हमें क्वांटिटीज में इंक्रीज करना पड़ेगा, और इससे होगा क्या कि हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप में ही जाता है। ठीक, तो आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड से अलग चलती हैं। अब ध्यान रखिएगा ये बार बार रिपीट होंगी चीजें, ठीक, बट यहां पे क्या है, कॉन्टेक्स्ट अलग ले रहे हैं। वो कैसे है, देखिए, गिवन गुड्स, ये एक्सेप्शंस हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है। पहले तो ये समझ लीजिए लॉ ऑफ डिमांड क्यों नहीं लगता है। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा। पहला, गिवन गुड्स में ऐसा कुछ नहीं होता। अब गिवन गुड्स क्या होते हैं, तो सीधी सी बात है, कचरा। कचरा इन द सेंस घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट कौन से होते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी बहुत घटिया प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ऑलरेडी बहुत ही घटिया प्रोडक्ट हैं और चीप रेट्स पे मिलते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम हो गई, सॉरी वैल्यू बता रहे हैं, अगर उन प्रोडक्ट्स की अगर प्राइस कम हो जाता है, ठीक है, जो भी हमारे कह सकते हैं इंफीरियर गुड्स हैं, वो अगर उनका प्राइस और कम हो गया तो अब तो वो और ज्यादा इंफीरियर क्वालिटी में चले जाएंगे। बट हमारी परचेजिंग पावर तो इस लेवल पे ही है ना, उनके प्राइस कम हुए हैं बट हमारी परचेजिंग पावर तो इसी पे है ना, तो हम इतने में अब इसका मतलब कोई अच्छे गुड्स ले सकते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही इंफीरियर गुड्स का प्राइस डाउन होता है उनकी डिमांड कम हो जाती है। हमारा रूल क्या है, प्राइस डाउन तो डिमांड बढ़ती है, बट इंफीरियर गुड्स में ऐसा नहीं होता है। अगर प्राइस डाउन हुआ तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, आई होप ये एक्सेप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दूसरा क्या है, आर्टिकल्स ऑफ स्नूप अपील, इसका मैंने लिखा है भौकाल। तो जहां भी भौकाल की बात होती है वहां पे इंसान प्राइस नहीं देखता है। फॉर्च्यूनर से चलने वाला इंसान कभी भी फॉर्च्यूनर का प्राइस नहीं देखता है, वो अपने रुतबे के हिसाब से पैसा उस पर खर्च करता है। तो अगर बात यहाँ पे रेपुटेशन की है, भौकाल की है, या हम कह ले कि प्राइस हमारे कुछ शो ऑफ की है, तो हम यहाँ पे प्राइस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम यहाँ पे अपनी डिमांड उसी के साथ चलाते हैं जैसा हमारा शो ऑफ करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गोल्ड बहुत पसंद है, अब मुझे पहन के दिखाना है। मैं क्यों गोल्ड दिखा रहा हूं लोगों को, क्योंकि वो महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे शो ऑफ करना है कि हाँ मैं रिच हूं, तो इसलिए मैं ये लेके घूम रहा हूं। आजकल इसका आईफोन भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि लोगों के पास पैसा नहीं भी है, वो जाके EMI पे आईफोन परचेज कर रहे हैं और वो ये शो ऑफ कर रहे हैं कि हाँ मैं भी एक अच्छे खासे घर से बिलोंग करता हूं या अच्छे खासे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। तो यहाँ पे पूरा जो पोर्शन है वो क्या कहता है कि हम भौकाल दिखाने के भौकाल अच्छे से जमाने के लिए यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी डिमांड बढ़ेगी। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, नॉर्मली प्राइस बढ़ने पे डिमांड गिरती है, बट ऐसे केसेस में प्राइस जैसे ही बढ़ता है डिमांड भी बढ़ जाती है। इसके बाद है एक्सेप्शंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर फ्यूचर प्राइस की बात करें, हमें लग रहा है गोल्ड इस समय बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि गोल्ड जो है, या मान लेते हैं कि सभी को लग रहा है कि गोल्ड आने वाले कुछ टाइम में 5 लाख रुपीस तक पहुंच सकता है पर 10 ग्राम। बट जैसे ही उनको ये लगा, तो अभी महंगा है नो डाउट, बट जैसे ही महंगा हुआ, होना ये चाहिए था एज पर लॉ ऑफ डिमांड कि इसकी डिमांड कम हो जानी चाहिए थी। बट अगर एक्सेप्ट मतलब सबकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो लग रहा है कि उनको और महंगी हो जाएंगी, तो वो इस महंगे प्राइस पे भी डिमांड बढ़ा देते हैं। तो ऐसे गुड्स को भी हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये भी हमारे एक्सेप्शंस में चली जाती है। इसके बाद है इमरजेंसीज। अगर डर का माहौल है तो लोग प्राइस नहीं देखते हैं, प्राइस बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, लोग प्राइस को कंसीडर करते ही नहीं है, वो अपनी डिमांड बढ़ाते हैं। क्यों? लोग स्टोर करके रखना चाहते हैं। मान लीजिए एक वॉर हो गई, तो लोग क्या कहेंगे कि अब मैं प्राइस देखूंगा या ज्यादा से ज्यादा जो सामान मिल रहा है उसको स्टोर करूं, क्योंकि पता नहीं बाद में ये मिले या ना मिले। तो ऐसे किसी भी केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे प्राइसेस बढ़ते हैं फिर भी डिमांड बढ़ती है। ठीक, हमारा लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे भी फेल होता है। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, यहाँ पे मैंने लिखा है बड़े लोग। बड़े लोग क्यों? देखिए, क्वालिटी प्राइस कौन चेक करता है? क्वालिटी प्राइस की बात कर रहे हैं तो कौन है ऐसे लोग? तो वो लोग जो प्राइस नहीं देखते हैं, वो क्वालिटी देखते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे कोई चीज महंगी मिल रही है तो उनका एक माइंडसेट बना हुआ है कि ये महंगा है तो इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी अच्छी होगी, और सस्ता है तो इसकी क्वालिटी घटिया होगी। तो ऐसे लोग हमेशा महंगी चीजों को प्रेफर करते हैं। अगर कोई सस्ता बताता है तो वो घटिया क्वालिटी समझ के उसकी डिमांड नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे देश में ही हैं। ठीक, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप इसी को बोलते हैं, और ये भी एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग महंगा देके परचेस करते हैं, मतलब प्राइस ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, प्राइस कम तो डिमांड कम। ठीक, उसके बाद क्या है? चेंज इन पैशन।
ठीक है, चेंज इन फैशन। तो चेंज इन फैशन क्या है, तो देखिए यहां पे मैंने लिखा है समय के साथ चलने वाले लोग। अगर फैशन में चेंज हो गया है तो फिर यहां पे इंसान प्राइस नहीं देखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि एक समय था जब स्मार्ट वॉचेस का टाइम बहुत तेजी से आया था, बीच में बहुत तेजी से सबके पास स्मार्ट वॉच, सबको स्मार्ट वॉच चाहिए थी, ठीक। बट हुआ क्या, उस समय बहुत तेजी से लोगों ने स्मार्ट वॉचेस खरीदी, वो महंगी थी, सस्ती थी, एज द केस में भी, ठीक। लेकिन जैसे ही अब फैशन, जैसे ही थोड़ा सा स्लो हुआ, फैशन डाउन हुआ, अब स्मार्ट वॉचेस सस्ते से सस्ते रेट में भी मिल रही हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो उसको डिमांड कर रहे हैं, जबकि वो सस्ते में है, प्राइस कम हुआ है, बट उनकी डिमांड भी उल्टा कम हो गई है। क्यों? क्योंकि अब उसका फैशन ओल्ड हो गया है, अब न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, न्यू फैशन आ रहा है। तो समझ में आ रहा है? तो यहां पे ये भी हमारा क्या बताता है कि ये एक एक्सेप्शन है, यहां पे लॉ ऑफ डिमांड कंसीडर नहीं किया जाता है, नहीं लगता है। इसके बाद हमारा 4 पॉइंट्स और होते हैं जो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इनसे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहला है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, जहां पे भी ये 2 वर्ड आ जाए आपको ये ध्यान होना चाहिए, प्राइस की बात हो रही है, प्राइस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? प्राइस की बात हो रही है। लिखिए, कमेंट्स में लिखिए इस चीजों को, ठीक है। जैसे ही हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन, तो हम कहेंगे यहां किसकी बात हो रही है? प्राइस की, ठीक है। बार बार रिपीट करिए इन चीजों को, ठीक। तो यहां पे क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो यहां पे हम ऑल अदर डिटर्मिनेंट को कांस्टेंट मानते हैं। हम सोचते हैं कि वहां पे और कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है एक्सेप्ट प्राइस, यहां पे चेंज हो रहा है। प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर डिमांड हमारी बढ़ रही है, ठीक है, प्राइस में चेंज, जैसे ही प्राइस देखिए ऊपर गया, प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड हमारी यहां से जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, डिमांड हमारी कम हो गई, और प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड हमारी ये देखिए बढ़ गई, ठीक है, यहां से यहां पहुंच गई, और प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड हमारी यहां से यहां पहुंच गई। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो जाएगा, मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे ही प्राइस गिरेगा यहां पे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हो जाएगी और डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको कर्व के हिसाब से भी दिखाया है। इसके बाद अब जैसे ही वर्ड आता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हट गया, अब वर्ड आता है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, तो यहां पे आपको ये बोलना है कि ये तब होता है जब प्राइस को छोड़ के ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स चेंज हो रहे हैं। मतलब प्राइस को छोड़ के और अदर सारे डिटर्मिनेंट यहां पे चेंज हो रहे हैं। मतलब कौन से सारे डिटर्मिनेंट? ये इनकम, टेस्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन सबके चेंज होने की वजह से अगर हमारी डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, यहां प्राइस चेंज नहीं होगा। देखिए प्राइस यहां पे बिल्कुल सेम है, प्राइस यही है, बट यहां क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रही है, यहां पे बढ़ रही है और यहां से इधर घट रही है, ठीक। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अदर डिटर्मिनेंट है, प्राइस नहीं है, प्राइस यहां पे फिक्स रहता है। तो आपको यहां पे समझना होगा ये बातें कि यहां पे प्राइस हमारा फिक्स रहेगा। आई होप ये पोर्शन आपको पूरा समझ में आया। मैं एक क्विक समरी आपको सबकी यहां पे दे देता हूं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? जब अदर थिंग्स यहां पे इक्वल होती हैं, कौन सी अदर थिंग्स इक्वल होती हैं? ये सारी थिंग्स जब इक्वल होती हैं, सिर्फ प्राइस चेंज होता है। तो प्राइस जब गिरता है तो डिमांड बढ़ती है, और प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड हमारी गिरती है, ठीक है। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड हो गया है। और हम यहाँ पे अजम्पशन किसकी लेके चलते हैं? तो अगर लॉ ऑफ डिमांड में हम मांगेंगे कि अजम्पशन किसकी चाहिए, तो हम कहेंगे कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए इन सारे डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में, ठीक है। उसके बाद अगर डिमांड शेड्यूल हमें बनाना है तो ये दोनों टेबुलर फॉर्म में बनता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम सिर्फ एक कमोडिटी और एक पर्सन की बात करते हैं, उसकी बाइंग की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बाइंग की बात करते हैं। मार्केट डिमांड में हम सिर्फ और सिर्फ ए और बी, मतलब यहां पे हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के जोड़ के, ठीक है, ऐड कर लेते हैं सबकी डिमांड को, और फिर हम टोटल डिमांड यहाँ पे मार्केट डिमांड निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारा डिमांड कर्व आता है। डिमांड कर्व हमारा इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। हम इसको इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी बना सकते हैं और मार्केट डिमांड कर्व भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ रीजंस होते हैं डाउनवर्ड स्लोप के डिमांड कर्व पे, तो वो यहाँ पे रीजन कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर, और उसके बाद हमारा यहाँ पे सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटीज, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, गिफन गुड्स, आर्टिकल ऑफ स्नूप, अपील, एक्सेप्शंस, एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस, इमरजेंसीज, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप एंड चेंज इन फैशन। तो ये सारी हमारी एक्सेप्शंस हैं, आपको इनको सबको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इसमें मैंने क्या बताया आपको कि प्राइस की वजह से ये होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्राइस की वजह से होता है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड अदर देन प्राइस की वजह से होता है।
आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और आप इन सारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके और सभी लोग अच्छे नंबर से अपने एग्जाम में पास हो सके। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने डे 3 में। थैंक यू।